स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। हाँ मैं एक्सटेंडेड फैमिली, प्लीज़ इसको स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आज मैं आपका ध्यान हमारे ही परिवार की एक सदस्य श्वेता बेलमपल्ली जो कि पुणे से हैं उनकी ओर खींचना चाहता हूँ। श्वेता और उनका परिवार इस समय एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हाल ही में उनके पति को दूसरी बार ब्रेन स्ट्रोक का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण उनके शरीर का दाहिना हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गया है। एंड दिस इज़ अ वेरी टफ टाइम फॉर हर बिकॉज उनके 2 छोटे बच्चे भी हैं, एक 7 साल एक 11 साल के। एंड ये बहुत ही एक पूर्ण चुनौतीपूर्ण स्थिति उनके लिए क्रिएट हो गया है एंड स्पेसिफिकली बिकॉज ये दूसरी बार हुआ है उनके साथ। तो हालांकि श्वेता ने जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उनका तो अरेंजमेंट कर लिया है, लेकिन जैसा आप सब समझ सकते हैं कि बिकॉज दिस इज़ अ सेकेंड अटैक, तो इसके लिए आगे का इलाज और भी लंबा और खर्चीला हो गया। एंड ही नीड्स कॉन्स्टेंट मेडिकल केयर, इंपॉर्टेंट MRI स्कैन्स एंड मेडिसिन एंड ऑल दैट, एंड इन सबको जारी रखने के लिए उन्हें फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। तो दोस्तों प्लीज़, जैसे आप सबने मेरा साथ, मेरे काम का साथ एक चट्टान की तरह खड़े रहकर दिया है ना, आपने हमेशा मुझे और भाईजन्स को अपना अटूट समर्थन और प्यार दिया है, जिसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। आज ठीक उसी तरह के साथ और सहारे की ज़रूरत हमारे इस परिवार के सदस्य श्वेता को भी है। तो प्लीज़ आइए हम सब मिलकर एक साथी इंसान की मदद करें जो इस समय बेहद कठिन परिस्थितियों से बार बार जूझ रही है। एंड आपकी तरफ से दिया गया कोई भी छोटा सा भी अमाउंट जो होगा, वो चाहे कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो, श्वेता और उनके परिवार के लिए इस मुश्किल समय में बहुत मायने रखेगा और उन्हें बहुत ज़्यादा राहत देगा। तो आप सीधा श्वेता की मदद कर सकते हैं। उनकी UPI ID और उनका Instagram ID मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूँ। आप इसे स्कैन करके अपना योगदान जो है वो सीधा उनके खाते में भेज सकते हैं। एंड तो let's come together and help her, and her family, and give her moral support and a little bit of financial support कि उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, एंड आपके सहयोग के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। थैंक यू गाइज, प्लीज़ come together, let's help her, even if just a $50, and it really means a lot to her and her family. Let's help. अथर्व उस अजीब डरावने रास्ते पर वापस चल पड़ा जहाँ से वो आया था। पेड़, पौधे, रास्ते, सब कुछ जैसे किसी और ही दुनिया का हिस्सा लग रहे थे। रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। जो रास्ता उसे याद था वो अब वैसा नहीं था। कहीं कहीं तो ज़मीन ही गायब हो गई थी और उसकी जगह गहरे गड्ढे बन गए थे जिनमें से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ये सब क्या है? ये रास्ता कहाँ जा रहा है? मैं वापस उस गांव तक कैसे पहुंचूंगा? तभी अथर्व की नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी। एक पेड़, पर वो कोई साधारण पेड़ नहीं था। उस पेड़ के तने में एक कार का ढांचा फंसा हुआ था, आधा पेड़ के अंदर आधा बाहर, जैसे 2 अलग अलग समय की चीजें आपस में जुड़ गई हो। उसने उस कार के ढांचे को छुआ। धातु ठंडी थी, पर उसमें एक अजीब सी चिकनाहट थी जो उसे सामान्य नहीं लगी। अतः डर कर पीछे हट गया। उसे अब यकीन हो गया था कि वो किसी सामान्य जगह पर नहीं है। ये उसकी दुनिया नहीं थी। वो फिर से चलने लगा, अब और तेज। वो बस किसी तरह उस जगह से निकलना चाहता था। कुछ घंटे चलने के बाद वो किसी तरह एक सड़क तक पहुंच गया। सड़क टूटी फूटी थी, उस पर जगह जगह गड्ढे थे, पर कम से कम वहां सड़क तो थी। उसने इधर उधर देखा, कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, बस एक सुनसान टूटी फूटी सड़क। तभी उसे कुछ सुनाई दिया, एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई मशीन चल रही हो। उसने देखा तो एक बस चली आ रही थी, पर एक कोई साधारण बस नहीं थी। ये एक अजीब सी टूटी फूटी लगभग भूतिया बस थी, जिसके अलग अलग हिस्से अलग अलग रंगों के थे और जिससे अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। वो बस अतर्व के सामने आकर रुकी। दिल्ली जाने। दिल्ली? क्या ये बस सचमुच दिल्ली जाएगी? क्या मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ? पर मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। अथर्व ने एक गहरी सांस ली और उस बस पे चढ़ गया।
बस का दरवाजा बंद हो गया और बस तेजी से चलने लगी। अतल खिड़की के पास बैठ गया और बाहर देखने लगा। बाहर का दृश्य अब और भी ज्यादा भयानक हो गया था। सब कुछ तेजी से बदल रहा था, जैसे कोई डरावना सपना हो। अतल को लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में, किसी और ही आयाम में पहुंच गया हो। वो कहाँ जा रहा था? क्या वो कभी वापस अपनी दुनिया में लौट पाएगा? उसे कुछ पता नहीं था। उसे बस इतना पता था कि वो समय के एक ऐसे जाल में फंस चुका है जिससे निकलना शायद नामुमकिन था। बस झटके खाती हुई, चरमराती हुई उस भयानक रास्ते पर चली जा रही थी। अथर्व एक सीट पर सिमटा बैठा था, अपने चारों ओर फैले उस पागलपन को समझने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसने अपने आसपास बैठे यात्रियों को देखा। वे सब अजीब थे। कुछ तो पारदर्शी से लग रहे थे, जैसे भूत हो। कुछ के चेहरे लगातार बदल रहे थे, कभी किसी परिचित का चेहरा, कभी किसी अजनबी का। कुछ के तो शरीर ही पूरे नहीं थे, जैसे किसी ने उन्हें बीच में से काट दिया। ये लोग कौन है? ये कहां से आए हैं? क्या ये सब मेरी तरह ही समय के भंवर में फंसे हुए हैं? तुम भी उसे ही ढूंढ रहे हो, है ना? किसे ढूंढ रहा हो? उसे जो खो गया है, जो कभी था ही नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। समय टूट गया है, टुकड़े टुकड़े सब कुछ बिखर गया है। वो वापस नहीं जा सकते, कमी नहीं, इसने सब कुछ तल लिया। अथर्व उन यात्रियों की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, पर सब कुछ बेकार था। उनकी बातें टूटी फूटी थी, बेतुकी थी, डरावनी थी। उसने अपनी जेब में रखी घड़ी को कसकर पकड़ लिया। वही उसकी एकमात्र उम्मीद थी, वही उसका एकमात्र सहारा था। तभी अचानक बस की खिड़कियों से बाहर का दृश्य बदल गया। एक पल के लिए अथर्व को एक सामान्य धूप वाला दिन दिखाई दिया। दिल्ली का दिन, लोग चल रहे थे, गाड़ियां चल रही थी। भैया रुको, मुझे यही उतार दो। पर अगले ही पल वो दृश्य गायब हो गया। उसकी जगह एक और दृश्य आ गया। एक जलती हुई इमारत, चीखें, सायरन। बस की खिड़कियां जैसे समय के पर्दे बन गई थी, जिन पर अलग अलग समय की, अलग अलग जगहों की, अलग अलग वास्तविकताओं की झलकियां दिखाई दे रही थी। पर वे सब झलकियां टूटी फूटी थी, डरावनी थी, अधूरी थी। बंद करो इसे, बंद करो, मैं ये सब नहीं देख सकता। पर बस चलती रही उस भयानक रास्ते पर, उस टूटी हुई वास्तविकता में। अथर्व अपनी सीट पर सिमटा बैठा रहा, अपनी आंखें बंद किए हुए, अपने कानों में गूंजती उन भयानक आवाजों को दबाने की नाकाम कोशिश करते हुए। कई घंटों के सफर के बाद बस की रफ्तार धीमी होने लगी। दिल्ली आ गया, उतरिए, दिल्ली आ गया। बस रुक गई, दरवाजे खुले। अथर्व ने धीरे धीरे आंखें खोली। बस के दरवाजे खुलते ही एक कर्कश धातुई आवाज के साथ अथर्व ने बाहर कदम रखा। वो दिल्ली में था, पर ये दिल्ली उसकी दिल्ली नहीं थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, धुएं की, जलने की, और एक मीठी सी घिनौनी गंध, जिसे अथर्व पहचान नहीं पा रहा था। उसने चारों तरफ देखा। वो बस अड्डा उसे जाना पहचाना लग रहा था, पर फिर भी सब कुछ अलग था। इमारतों के रंग अजीब थे, साइन बोर्ड पर लिखी भाषा अथर्व को समझ नहीं आ रही थी, और लोग भी अजीब से लग रहे थे। परेशान अथर्व एक न्यूज स्टैंड के पास चला गया। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां से उसे कुछ पता चल जाए, कुछ समझ आ जाए। उसने एक अखबार उठाया। उस पर छपी तारीख वो सही थे, पर बाकी सब कुछ गलत था। मानव पशु संकर प्रजाति का आतंक, आकाश में दूसरा चांद, प्रधानमंत्री की रहस्यमय ढंग से मृत्यु, ये सब क्या है? समय का खेल। अथर्व ने चौंक कर देखा तो एक राहगीर ये कहते हुए तेजी से आगे बढ़ गया। उस भीड़ में, उस अजनबी शहर में अथर्व खुद को एकदम अकेला महसूस कर रहा था। ये मेरी दिल्ली नहीं है, ये मेरी दुनिया नहीं है। मैं कहाँ आ गया हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? तभी उसे डॉक्टर कपूर की याद आई।
हो सकता था शायद वो अब भी वहीं हो, उसी अस्पताल में। टैक्सी टैक्सी। उसने एक टैक्सी रोकी। टैक्सी भी अजीब सी थी, पुरानी सी, और उसका ड्राइवर, उसका चेहरा भी अथर को सामान्य नहीं लगा। सिटी हॉस्पिटल, जल्दी चलिए। टैक्सी तेजी से उस विकृत शहर के सड़कों पर दौड़ने लगी। अथर खिड़की से बाहर देख रहा था और उसका दिल हर पल डूबता जा रहा था। इमारतें टेढ़ी मेढ़ी थी, सड़कों पर अजीब से निशान बने हुए थे और लोगों के चेहरे डरावने थे, उनकी आंखें खाली थी। आखिरकार टैक्सी अस्पताल पहुंची, पर यह अस्पताल, ये वो अस्पताल नहीं था जिसका तब जानता था। इमारत टूटी फूटी थी, उस पर अजीब सी बेलें चढ़ी हुई थी और चारों तरफ एक अजीब से खामोशी छाई हुई थी। अथर टैक्सी से उतरा। उसने ड्राइवर को पैसे दिए, पर ड्राइवर ने पैसे देने से इनकार कर दिया। बस एक अजीब सी मुस्कान के साथ अथर को घूरता रहा। अथर धीरे धीरे अस्पताल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे डर लग रहा था और उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। उसे डॉक्टर कपूर को ढूंढना ही होगा, शायद वही उसकी मदद कर सके। अथर ने अस्पताल के भारी दरवाजों को ढकेला। अंदर की हवा बासी थी, धूल और सड़न की गंध से भरी हुई। वो अंदर गया। अस्पताल का रिसेप्शन सुनसान था, फर्नीचर उल्टा पुल्टा पड़ा था, हर चीज पर धूल और जाले जमे हुए थे। दीवारों पर अजीब से गहरे रंग के डब्बे थे। हेलो, कोई है? डॉक्टर कपूर? कोई जवाब नहीं आया। बस कहीं से पानी टपकने की आवाज़ आ रही थी और इमारत के चरमराने की आवाज़। वो एक लंबे अंधेरे गलियारे में चलने लगा। मरीजों के कमरे के दरवाजे आधे खुले हुए थे और अंदर खाली बिस्तर थे और पुरानी टूटी फूटी मेडिकल मशीनें। तभी उसे कुछ सुनाई दिया, एक अजीब सी डरी हुई आवाज़, जैसे कोई रो रहा हो। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। उसने कमरे के अंदर झांका। कमरे के कोने में एक आकृति बैठी थी। वो हिल रही थी आगे पीछे, और वो आकृति वो पूरी तरह से साफ नहीं थी, जैसे कोई धुंधला सा भूत हो। हेलो, आप कौन है? क्या आपको मदद चाहिए? अथर को समझ में आ गया, ये आकृति ये समय के एक फंदे में फंसी हुई थी। शायद कोई मरीज या कोई नर्स या शायद कोई डॉक्टर जो बार बार अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को जी रहा था। अथर डर कर पीछे हट गया। वो उस आकृति की मदद नहीं कर सकता था। वो खुद अपनी मदद नहीं कर पा रहा था, तो उसकी क्या करता। वो फिर से गलियारों में चलने लगा। उसने कई कमरे देखे, पर सब खाली थे। बस हर तरफ तबाही का मंजर था। तभी उसे एक कमरा मिला जो बाकी कमरों से थोड़ा कम टूटा फूटा था। यह शायद किसी डॉक्टर का ऑफिस था। वो अंदर गया और इधर उधर देखने लगा। उसे एक मेज मिली जिस पर कुछ कागज बिखरे पड़े थे। उसने कागज उठाए। वो मेडिकल रिकॉर्ड थे, पर उनमें लिखी बातें अथर को समझ में नहीं आ रही थी। अजीब सी भाषा, अजीब से चित्र। तभी उन कागजों के नीचे उसे एक डायरी मिली। उस डायरी पर डॉक्टर कपूर का नाम लिखा था। उसने डायरी खोली और पढ़ने लगा। शुरू की एंट्री सामान्य थी, पर धीरे धीरे डॉक्टर कपूर की लिखावट बदलने लगी। उनकी बातें अजीब होने लगी। वो समय के बदलने की बातें कर रहे थे, वास्तविकताओं के टूटने की बातें कर रहे थे। अथर ने वो डायरी पढ़ी। समय के धागे उलझ गए हैं, संतुलन बिगड़ गया है, मुझे कुछ करना होगा, पर कैसे, कहां से शुरू करूं? अथर उस टूटे फूटे ऑफिस में बैठ गया। बाहर अंधेरा था और अंदर बस उस घड़ी के रत्नों की हल्की सी रोशनी थी। उसने डायरी का पेज पलटा। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही कहीं कहीं फैल गई थी, पर फिर भी अथर पढ़ने की कोशिश करने लगा। आज फिर एक अजीब केस आया। मरीज की हालत स्थिर थी, पर उसकी यादें, वो कुछ ऐसी बातें कर रहा था जो कभी हुई ही नहीं, जैसे कोई और ही दुनिया। समय के साथ कुछ गड़बड़ है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, पर सबूत मेरे सामने है। मरीज ठीक होकर जा रहे हैं, फिर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ रही है। कुछ केसेस में तो मरीज गायब हो रहे हैं, डॉक्टर गायब हो रहे हैं, स्टाफ बदल रहा है जैसे वो कभी थे ही नहीं, या फिर ऐसे लोग आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं थे।
ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो रहा हूं? जैसे जैसे अथर पढ़ता गया, डॉक्टर कपूर की लिखावट और भी ज्यादा अस्त व्यस्त होती गई। उनकी बातें और भी ज्यादा बेतुकी होती गई। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर कपूर धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो रहे थे। मैंने उसे देखा, समय का राक्षस। वो सब कुछ निगल रहा है। हमें कुछ करना होगा, पर क्या? 3 काम, 3 दरवाजे, 3 सत्य, ये शब्द मेरे दिमाग में गुजरे हैं। इनका क्या मतलब है? समय के धागे उलझ गए हैं, टूट गए हैं, उन्हें जोड़ना होगा, संतुलन वापस लाना होगा, पर कैसे? मैं खो रहा हूं, मेरी यादें, सब कुछ धुंधला हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। अथर्व ने डायरी बंद कर दी। उसका सिर चकरा रहा था। उसे कुछ कुछ समझ में आ रहा था, पर फिर भी सब कुछ बहुत उलझा हुआ था। 3 काम, डॉक्टर कपूर भी उन 3 कार्यों की बात कर रहे थे जिनके बारे में लामा ने बताया था। इसका मतलब लामा सच कह रहे थे। समय सचमुच बदल रहा है, और डॉक्टर कपूर वो भी इस सब में फंस गए थे। वो भी इस सबको महसूस कर रहे थे। उसने फिर से डायरी खोली। उसने उन पन्नों को ध्यान से देखा जिन पर डॉक्टर कपूर ने कुछ चिन्ह बनाए हुए थे। वे चित्र अजीब थे, अस्पष्ट थे, और उनमें से एक चित्र, ये तो वैसा ही नक्शा है जो मुझे उस घड़ी के अंदर मिला था। इसका मतलब डॉक्टर कपूर को भी इस नक्शे के बारे में पता था, पर कैसे? अथर्व ने डायरी पढ़ी। मुझे नहीं पता कि मैं ये कब तक लिख पाऊंगा। सब कुछ बदल रहा है। मेरी पहचान, मेरा अस्तित्व, सब कुछ मिटता जा रहा है। पर मुझे इतना याद है, हमें संतुलन वापस लाना होगा। उन टूटे हुए धागों को जोड़ना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। अथर्व ने एक बार फिर से डायरी बंद कर दी। अब उसे शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि क्या हो रहा है। डॉक्टर कपूर भी उसी चक्रव्यूह में फंसे हुए थे जिसमें वो फंसा हुआ था, और शायद वो इस चक्रव्यूह के बाहर नहीं निकल पाए। उनका क्या हुआ यह अथर्व को नहीं पता था, पर अथर्व हार नहीं मानेगा। वो डॉक्टर कपूर की तरह नहीं बनेगा। वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलेगा, वो सब कुछ ठीक करेगा। उसके मन में बस यही चल रहा था। अथर्व उस ऑफिस से बाहर निकल गया। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, पर उसे इतना पता था कि उसे रुकना नहीं है। उसे चलते रहना है, खोजते रहना है, जब तक कि उसे कोई रास्ता ना मिल जाए। उस घड़ी के रहस्य को सुलझाने का रास्ता, समय को बचाने का रास्ता। अथर्व उस भयानक उजाड़ अस्पताल में अकेला भटक रहा था। हर कमरा, हर गलियारा उसे एक नई निराशा की तरफ ले जा रहा था। डॉक्टर कपूर की डायरी ने उसे कुछ सुराग तो दिए थे, पर वो सुराग इतने उलझे हुए थे कि उनमें से कोई रास्ता निकालना मुश्किल हो रहा था। चलते चलते वो एक कमरे के बाहर रुका, जो शायद कभी डॉक्टरों के आराम करने की जगह नहीं होगी। वहां एक मेज और कुछ कुर्सियां थी जो टूटी फूटी हालत में पड़ी थी। उसने अपनी जेब से वो घड़ी निकाली और उसके गुप्त कक्ष से वो मुड़ा तोड़ा कागज जिस पर वो विचित्र नक्शा बना हुआ था। फिर उसने डॉक्टर कपूर की डायरी भी निकाली। उसने दोनों चीजों को मेज पर फैला दिया और घड़ी के रत्नों की हल्की सी रोशनी में उन्हें देखने लगा। ये नक्शा, ये चक्रव्यूह, ये गोले, ये तो घटनाएं हैं। श्रीमती शर्मा, राजन मल्होत्रा, डॉक्टर गुप्ता और मैं। पर इन रेखाओं का क्या मतलब है? ये सब आपस में कैसे जुड़ा हुआ है? डॉक्टर कपूर ने भी इसी नक्शे के बारे में लिखा था, 3 काम, 3 दरवाजे, 3 सत्य। पर ये क्या है? लामा ने कहा था कि पहला काम घड़ी के जन्म को समझना है, पर उसका इस नक्शे से क्या संबंध है? उसे लामा के शब्द याद आए, टूटे धागे जोड़ने होंगे, भूले बिसरे चेहरे याद करने होंगे। टूटे धागे, क्या ये रेखाएं वो टूटे हुए धागे हैं? और भूले बिसरे चेहरे, क्या ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी मेरी वजह से बदल गई? अथर्व ने एक बार फिर से उस नक्शे को ध्यान से देखा। उसे एक नई बात समझ में आने लगी। शायद ये नक्शा सिर्फ घटनाओं का नहीं है, शायद ये लोगों का भी नक्शा है। उन लोगों का जो इस घड़ी से, इस समय के बदलाव से जुड़े हुए हैं। श्रीमती शर्मा, राजन मल्होत्रा, डॉक्टर गुप्ता, ये सब उस पहली घटना से जुड़े हुए थे जब मैंने समय को बदलने की कोशिश की थी। और अब मैं भी इस नक्शे में हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे इन लोगों से फिर से मिलना होगा। पर वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। वो तो मेरी दुनिया में थे, जब बदल चुकी है। तो मैं उनसे कैसे मिलूं? अथर्व ने घड़ी की तरफ देखा। उसे लामा की चेतावनी याद आई, हर बार जब तुम इस घड़ी का इस्तेमाल करोगे तो तुम एक नई वास्तविकता बनाओगे। क्या मुझे फिर से समय में यात्रा करनी होगी? क्या मुझे
हर उस बदली हुई जिंदगी में जाना होगा, हर उस इंसान से मिलना होगा जिसे मैंने अनजाने में प्रभावित किया। अथर्व डर गया। वो जानता था कि यह कितना खतरनाक हो सकता है और उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। अथर्व ने घड़ी के कांटों को घुमाया। इस बार वो किसी अनजाने समय में नहीं जाना चाहता था। उसने अपना पूरा ध्यान राजन मल्होत्रा पर केंद्रित किया। उस दिन पर जब उसने पहली बार राजन को देखा था, उस दिन से पहले जब सब कुछ ठीक था।